नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने इस आशय का ऐलान कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी 90 सीटों पर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीटों को लेकर जो फैसला है वो भी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। एक दशक के बाद 2014 में यहां अंतिम बार चुनाव हुए थे और उसके बाद 10 सालों के बाद चुनाव की स्थिति बनी है। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर यही चाहती थी कि इंडिया ब्लॉक बिखरा बिखरा रहे और किसी भी सूरत में यहां ऐसे हालात ना बने जिसमें बीजेपी को ज्यादा संघर्ष करना पड़े। हालांकि बीते काफी समय से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जो उसने एक दशक के दौरान जमावट की थी उसमें दिन प्रतिदिन गिरावट हाल ही के समय में हुई है। और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से जो आक्रामक रवैया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के एक सबसे बड़े पार्टनर ने अख्तियार कर रखा है, उसने बहुत ज्यादा कठिनाइयां नरेंद्र मोदी, बीजेपी और पूरे के पूरा उनका अलायंस है उसके लिए पैदा की हुई है। और कुछ हालात भी ऐसे बने हैं कि एक के बाद एक केंद्र की सरकार को कई मसलों मामलों में बैकफुट पर लौटना पड़ा। उसका कारण स्पष्ट है कि वो जो 240 का आंकड़ा रहा है, 240 पर जो लोकसभा चुनाव 2024 में अटकी है, उसके चलते ही उसके बाद से ही निरंतर कहीं ना कहीं नीचे की ओर खिसकने की स्थिति पैदा हो रही है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था वो भी निरंतर धुंधला पड़ा है और जो ब्रांड के तौर पे थे वो ब्रांड भी कुछ मध्यम हुआ है। और अभी तो स्थिति यह है कि जब दो राज्यों में चुनावी बिगुल फूका हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर हो और चाहे वो हरियाणा हो, दोनों ही सूबों में जहां इंडिया ब्लॉक अपने कार्ड्स खेल रही है, जमावट कर रही है, इन सबके बीच अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत किया करते थे कि चुनाव की घोषणा के पहले ही राज्यों में जमावट का सिलसिला शुरू हो जाता था, जलसे होते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, वैसा कुछ नजर नहीं आया। और इसके बाद बड़ी और परीक्षा महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी या बीजेपी या उनके पार्टनर्स की होनी है। तो अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस डेवलपमेंट को राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कल से वहां बने हुए थे और जो एक उनका स्वागत हुआ है जम्मू कश्मीर में उसने दिखलाया, दर्शाया कि वास्तव में राहुल गांधी जिस तरीके से संघर्षशील रहे हैं, जो उन्होंने अपनी छवि को एक पॉलिश किया है, उसमें जो एक और उजला पक्ष आया है, एक और उनके प्रति जो सहानुभूति बढ़ी है, वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टनर्स के लिए संकट ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो आज हम यही सब विषयों पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। एक खास जो पैनल होता है हमारे साथ, उस पैनल को जोड़ने के लिए मैं कहूंगा अपने जो हमारे सहयोगी साथी हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश बादल साहब हैं, हमारे साथ सुधीर सक्सेना साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं अश्विनी कुमार साहब जो दीर्घ अनुभव रखते हैं जर्नलिज्म में और स्वतंत्र पत्रकार और जम्मू कश्मीर प्रेस क्लब के पूर्व प्रधान हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत स्वागत है आप लोगों का। और चर्चा की शुरुआत के पहले जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें कुछ 2-3 चीजें ऐसी रही। एक तो मैं सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, वो पहले हम सुनते हैं। और फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कुछ आक्रामक रवैया फिर दिखाया है जम्मू और कश्मीर, वो भी हम देखेंगे सुनेंगे। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। ये तो एक सीट्स का अलायंस और दूसरा राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे फिर प्रहार किया, वो भी सुनते हैं। बड़ा दिलचस्प सा उनका बयान है। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये बयान थे कुछ। मैं शुरुआत करूंगा अश्विनी सर, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो अलायंस है, इस अलायंस को किस तरीके से देखा या लिया जाए? क्योंकि ये 7 अगस्त को जब प्रकट हुए थे फारूक अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखलाने या दर्शाने की कोशिश की, तो संकेत दिए थे कि हम अपनी दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे और हम बहुमत पाने के हालातों में हैं। तो एक तो ये चीज, और बाकी ओवरऑल जो घाटी में स्थिति है वो कैसी स्थिति है? क्योंकि हम लगातार अभी देखते रहे कि अब तो जम्मू भी कहीं ना कहीं टारगेट पे रहा है, वहां जो आतंकी गतिविधियां हैं वो तेज हुई हैं। तो इन सब हालातों के बीच पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? अश्विन सर, अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट करना। सही संजीव जी, आपने सही बोला कि जम्मू कश्मीर के जो अभी इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे लोगों में काफी उत्साह है। और मैं आपको बता दूं कि इतने सालों से, करीबन 40 साल से मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, तो फर्स्ट टाइम इस वक्त किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है, बंदूक का डर नहीं है। इस वक्त लोगों की इन्वॉल्वमेंट बड़ी है। और आम लोग, जो मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के आम लोग, अगर आप जम्मू की आतंकवाद को छोड़ दो, तो कश्मीर के जो लोग हैं वो हर घर में जो है चुनाव की बात की जा रही है। और जहां तक पिछले 8-10 सालों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर वादी में काफी गेन किया है, और हमारे लोगों से लगातार बातें होती रहती है। वहां पर जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है रीजनल पार्टी को ही स्ट्रॉन्ग करना है, और क्योंकि वो हमारी बातें मान सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर किसी की क्रेडिबिलिटी है तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। जिस तरह से वो उनका जो नेशनल लेवल पर जो अपना स्टैंडर्ड रखा उन्होंने, और जिस तरह से वो अपनी विचारधारा पर बता रहे हैं, और उससे जो है कांग्रेस में भी कुछ वोट बैंक इंक्रीज किया है। जहां तक जम्मू की बातें हैं, जो कि टोटल 90 सीट्स है, 47 सीट्स कश्मीर वादी में है और 43 सीट जो है जम्मू जो कस्बे में है, जो पूरा इलाका जो विभाग है वो उसमें 43 है। और इस वक्त जो है हालांकि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में काफी जो है विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, रेल जाने की तैयारी में है, हाईवेज बने हैं, टनल्स बनी हैं, बट जो एक लिंक है पॉलिटिशियन और आम लोगों में, वो जम्मू में और कश्मीर में खत्म हो चुका है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर है, आम लोग उनको मिल नहीं सकते हैं, लोगों जो दिखते हैं वो बढ़ गई हैं, उससे लोग काफी नाराज हैं। और जम्मू का जो, क्योंकि वो बिजनेस तबका है वहां पर, और वो तबका जो है नाराज काफी है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बीच में दरबार मुंह होता था, वो दरबार मुंह पहले 200 साल के बाद वो बंद कर दिया गया है। उससे ये होता गया था कि कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग कम से कम 6 महीने मिलते जुलते थे, कि जम्मू का जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता था, जम्मू की जो इकोनॉमी काफी बढ़ती थी, वो खत्म हो चुकी है। वैष्णो देवी का जो रश आता था पहले, वो सीधा कटरा जा रहा है।
इसलिए जो लोग जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ है, और वो अभी चुनाव में पता लगेगा कि बीजेपी कितना वोट ले पाएगी, कांग्रेस कितना ले पाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना ले पाएगी। जहां तक अभी अगर आपको रिसेंट डाटा अगर आपने देख रहे हैं पार्लियामेंट सीट्स का, जो अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वोट बैंक इंक्रीज किया है, और जितनी भी सीटें हैं जो 5 लोकसभा सीटें, उसमें से अगर असेंबली सीटें निकाली जाए तो 34 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गेन की है, वहां पर उनकी बढ़त है। नंबर 2 जो है अगर आप वहां पर देखा जाए तो बीजेपी ने 29 सीट की है, वो भी वादी कश्मीर में नहीं, जम्मू में की है आउट ऑफ 43। जी जी। उसके बाद कांग्रेस ने जो है 7 सीटों पर जो है बढ़त रखी हुई है, और पीडीपी जिसकी की पिछली पहली दफा 2014 में 28 सीटें थी असेंबली की, उनकी जो है 5 सीटें जो है इस दफा लोकसभा सीटों में उनकी बढ़त है। यहाँ तक कि बीडीपी की अध्यक्षता और पूरे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी हार गई थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फारूकुल्लाह के बेटे उमर अब्दुल्ला भी इस लोकसभा सीट पर दोनों हार गए हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है अभी इस दफा जो बनने वाली है, वो बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इंजीनियर रशीद है, जो कि इस वक्त जेल में, दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। उसकी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर इवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके दोनों बेटे वो चला रहे हैं इस वक्त, छोटे छोटे लड़के हैं वो, और बाप उनका जेल में है, और वो बिना पैसे के, बिना किसी मदद के, वो दोनों बेटे पार्टी को चला रहे हैं, और उन्होंने, वो ऑलरेडी इलेक्शन मोड पर चल रहे हैं पिछले 1 साल से, और उन्होंने पहले तो अपने बाप को जितवाया, और हराने वाला कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला। तो आप कहा देखिए, एक इंजीनियर ऋषि जो कि एक जूनियर इंजीनियर था, और उसके बाद उसके ऊपर एंटी इंडिया केसेस चल रहे हैं, और वो अंदर है, जेल में है। अभी उसकी पार्टी ने बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 जो है विधानसभा सीटों में बढ़त ली है, यानी कि उसका जो अभी रोल होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उसका। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने बेल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डाली है, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में शायद वो बेल आउट हो जाएंगे। अगर वो बेल आउट होते हैं तो सरकार बनाने में उनका काफी रोल रहेगा। क्या वो उस वक्त बीजेपी के साथ जाएंगे, या कांग्रेस के साथ जाएंगे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाएंगे? अगर नहीं होता है तो कश्मीर वादी में अगर ये अलायंस सब कुछ ठीक हो जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का, तो बीजेपी के लिए काफी बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 साल से काफी इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर पर, और इतने लीडरशिप आई है, प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा आए हैं, होम मिनिस्टर कितनी दफा आए हैं। अगर वो इस दफा भी सरकार नहीं बना पाएंगे तो कब बनाएंगे? ये एक बात क्वेश्चन मार्क चल रहा है। अभी जो है जो सीटों के बंटवारे में ओर लगी हुई है, और लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं हर पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। मगर इन जनरल अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी गेन किया है, इवन कि जम्मू एरिया में भी उसने काफी गेन किया है, चाहे वो इलाका पुंछ रजौरी का है, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ का है। सबसे जो इस वक्त सेटबैक पहुंचेगा गुलाम नबी आजाद की पार्टी, जो आजाद पार्टी है, उसके जितने भी टॉप लीडरशिप है वो सारे बाकी कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आजाद साहब अकेले रह गए हैं, और ये सवाल बिल्कुल करने वाला था, क्योंकि ये सुगबुगाहट बड़ी है कि क्या गुलाम नबी आजाद की भी वापसी कांग्रेस में होगी। ये सवाल बड़ा बना हुआ है, इसकी सुगबुगाहट है, इसको आप और क्लियर कर दीजिएगा। आप क्योंकि आपने छेड़ दिए तो एक सवाल जरूर, मैं छोटा सा जवाब इस पे भी है। जी, गुलाम नबी आजाद का जो देखिए, उसके साथ जितने भी टॉप लीडरशिप थी, जो फॉर्मर एमएलए एमपी थे, जो मिनिस्टर्स थे, चाहे उसके खास जीएम सरूरी जो कि सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे, जो कि किश्तवाड़ के हैं, वो भी पार्टी छोड़ के वो भी कांग्रेस में जा रहे हैं, और वो किश्तवाड़ से वो वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जितने भी उसके आप 2-3 लोग रह गए हैं वहां पर, आरएस शिव रह गए हैं, और अशोक शर्मा जो फॉर्मर एमएलए वो रह गए, 2-3 लोग रह गए हैं। बाकी जितने भी लोग हैं सब रिजाइन करके वापस कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस से उनको ले भी लिया है, क्योंकि वो पिछले 40-50 साल से कांग्रेस में थे, और उस वक्त आजाद साहब की वेव आ गई थी कि शायद
इनको सेटल करेंगे। मगर अभी आजाद साहब ना सेटल नहीं हो पाए, ना उनको उधमपुर लोकसभा सीट दे पाए, जो कि जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव पिछले 2-3 दफा से जीत के आए हैं। तो उनको उम्मीद थी कि शायद वो सीट उनको दे देंगे, मगर वो भी नहीं दी है। अगर आप आगे देखा जाएगा कि आगे क्या वो राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर उनको भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, वो दूसरी पॉलिटिक्स है। बट आजाद साहब के जो जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि आजाद साहब अगर अपने आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनको जानता हूं बड़ी अच्छी तरह से, शायद वो अपने आप ही नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भदरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो बाकी मुझे लगता नहीं है कोई जीत पाएगा उनकी पार्टी का, क्योंकि उनका जो दबदबा था वो अभी जैसे वो पिछले 15-20 दिन से पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सब भागे हैं, और वो मोस्टली वापस कांग्रेस में आ गए हैं, और कांग्रेस ने उनको ले भी लिया है। अभी जो अलायंस, अगर आपको याद होगा कि 1986 में राजीव फारूक अकाड़ हुआ था और उसने काफी इम्पैक्ट दिया था। उसके बाद अभी जो है उमर और राहुल गांधी का जो अकॉर्ड चल रहा है, और फारूक अब्दुल्ला तो अभी है, उन्होंने वो अकॉर्ड किया था। अभी इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर, और अभी खाली उनको देखना है कि अगर पीडीपी भी इसमें आ जाती है तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि पीडीपी का जो है साउथ कश्मीर में जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे पुलवामा है, शोपियान है, अनंतनाग है, वहां उनका दबदबा है, क्योंकि कश्मीर में बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, गांव की पॉलिटिक्स और शहर की पॉलिटिक्स। तो वो जो पीडीपी जो है वो गांव बेस्ड पार्टी है, और गांव में उनका काम उन्होंने काफी किया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सिटी बेस्ड पार्टी है, उनका वहां पर दबदबा है, और वहां पर उन्होंने काम किया। और आम कश्मीरी में जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में फेवर में है, और वो उनका कहना है कि सेकंड ओपिनियन कोई भी नहीं है। अब जहां तक बीजेपी का सवाल रहा कि वादी कश्मीर में, यहाँ बीजेपी ने काफी काम किया है, हद से ज्यादा काम किया उन्होंने। वहां से कितनी सीट ले पाएंगे अभी तक? अभी जो आज की अगर देखा जाए तो हब्बा करल की जो सीट है वो कश्मीरी पंडितों की सीट होती थी, जो कि एक वक्त 25,000 वोट बैंक था वहां पर कश्मीरी पंडितों का। वो सब लोग माइग्रेट करके चले गए। अभी 5-6 हजार वोट होगा, जो भी अभी इन्होंने रिसेंटली बनवाया है कि वो जम्मू से या दिल्ली से काट के वो हब्बा करल में वापस आ गए हैं। वोट वो कहाँ जाता है, किसको पड़ता है, और पहले कैंडिडेट कौन होता है? पहले भी उन्होंने लास्ट टाइम मोतीलाल कौल को वहां पर इलेक्शन में लड़ाया था, बट वो हार गए थे लास्ट टाइम के इलेक्शन में, और उनका काफी फायर ब्रांड लीडर थे कश्मीरी पंडितों को, वो जीत नहीं पाए। इस दफा क्या स्ट्रेटजी होगी बीजेपी की, किस तरह से वोट बैंक चलेगा? और बीजेपी के 90% जितने भी कैंडिडेट होंगे वो फ्रेश कैंडिडेट इस दफा होंगे, चाहे वादी कश्मीर में हो, चाहे जम्मू में हो, और पढ़े लिखे और रोजगार जितने भी यंगस्टर हैं उनको लिया जाएगा। कुछ पुलिस अफसरों को भी लिया जा रहा है, कुछ को रिजाइन करवा दिया गया है। अभी जम्मू से 2 एसएसपी को रिजाइन किया उन्होंने, और वो बीजेपी के साथ उनको टिकट मिलने वाली है। एक फॉर्मर डीजीपी है, उनका भी नाम चल रहा है कि उनको भी टिकट मिलने वाली है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस के लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, और क्योंकि जब फाइनल टच होगा तो संघ का उसमें काफी हैंड रहेगा कि किसको देना है, किसको टिकट नहीं देनी है। इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो क्राइसिस है आने वाले दिनों में, तो पिछले अगले 2-4 दिनों में काफी आने वाली है। और इंजीनियर रशीद का रोल क्या रहेगा, इंजीनियर रशीद किस तरफ जाएंगे, लड़ेंगे तो वो इंडिपेंडेंट, उसके बाद वो कितनी सीटें ले पाते हैं। अभी तक जो 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने फर्स्ट टाइम वो लीड किया है, और 14 में से अगर वो 7 भी ले जाते हैं, या 10 भी ले जाते हैं, या 5 भी ले जाते हैं, तो उनकी पार्टी को एक रिकॉग्निशन मिलेगी। हालांकि वो एक 2 दफा वो एमएलए रहे हैं वहां पर लंगेट से, और अकेले थे, वो अकेला आदमी था, और कश्मीरी फैरन लगा के और वो असेंबली में आते थे, ना गाड़ी यूज करते थे, ऑटो में आते थे, ऑटो में जाते थे। अब जो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लोकल, क्योंकि लोकल इश्यूज आएंगे
इसकी वजह से उसका रोल काफी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी ठीक बिल्कुल दोबारा लौटूंगा मैं अभी जाऊंगा सुधीर जी के पास जाना चाहूंगा। सुधीर जी के जाने के पहले मैं जरूर एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जो वहां पहुंचे हुए थे, उनका जिस तरीके से वेलकम हुआ है, वो अपने आप में एक अलग कहानी बयां कर रहा है। और कहीं लगता है कि ये सुगबुगाहट और भनक की है। ये भी देखिए, ये एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जहाँ वो पहुंचे हुए हैं। और उसके पहले भी हमने देखा कि उड़े हुए थे, तो यहाँ भी लालायित है, उनके भी एक उनका जो आकर्षण है। No, I don't tell him no. Thank you so much for whatever that you're doing selflessly. No, not me. कश्मीर में सबसे फेवरेट नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात है। सुनीता, कैसे देखिएगा जो ये एक अलायंस की स्थिति बनी हो गया है, और जो अभी बहुत सारी चीजें आपने सुनी, जो पूरी की पूरी एक तस्वीर खींची जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, क्या आप इसको कैसे देखिएगा? ये कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक अपने आप को बहुत आगे किया है, आगे बढ़ाया है, उन सब के रिपरकेशंस के तौर पर देखा जाए, कैसे लिया जाए कि ये जो कहीं फारूक अब्दुल्ला थोड़ा यू टर्न लिया है, या और संभावनाएं जो बनी है वहां सफलता की, आपकी प्रतिक्रिया? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद संजीव जी। अभी अश्विनी जी ने जम्मू कश्मीर के का जो जमीनी या मैदानी हकीकत है उसको बयान किया। कुछ चीजों की और ध्यान देना बहुत जरूरी है संदर्भों को समझने के लिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पिछले चुनाव 10 साल पहले हुए थे, सन 2014 में। इससे मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 10 वर्षों से निर्वाचित सरकार से वंचित हैं, और इस बार भी जो चुनाव हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश न दिया होता तो मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को बाध्य होती। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन या समझौते का प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित है। शेख अब्दुल्ला परिवार और नेहरू परिवार के बीच मोटे तौर पे मान के चलिए कि 3-4 पीढ़ियों का रिश्ता है। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रियतम नेता रहे हैं, और पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के श्रीनगर और कश्मीर के दौरे के बाद उसका नाम परिवर्तित करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। जैसा कि अभी अश्विनी जी ने कहा कि सन 80 के दशक में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अकार्ड हुआ था, तो इसको इन्हीं परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने घाटी और जम्मू दोनों जगहों पर मेहनत की है, लेकिन उसको नतीजे घाटी के बजाय जम्मू में ज्यादा अनुकूल या मनचाहे मिले हैं। लोकसभा तो सोच लीजिए, लोकसभा में तो 3 सीटें लड़ी नहीं पाए थे वो घाटी की, तो हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जम्मू की 2 सीटें और घाटी की 3 सीटें। जम्मू की 2 सीटों पर इनके प्रत्याशी जीते जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, लेकिन इन दोनों सीटों पर इनके दोनों प्रत्याशियों को मिले हुए वोटों में करीब करीब 2-2 लाख की कमी आई है। घाटी की सीटें, जैसा कि अभी बताया, बारामूला की सीट
इंजीनियर राशिद ने जीती है, जो कि एक निर्दलीय हैसियत रखते हैं और उन्होंने चुनाव भी जेल में बंद रहते हुए लड़ा और उनको सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला दोनों को हराने का श्रेय प्राप्त है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटी और जम्मू का मिजाज कैसा है कि 2-2 लाख वोट जम्मू में बीजेपी प्रत्याशियों के कम होना, घाटी में 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलना और 1 सीट इंजीनियर राशिद को जाना और वहां पर सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला का हारना। तो ये जो वोलेटाइल और ये जो बहुत नाजुक समीकरण जो जम्मू कश्मीर के बने हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। पीडीपी को देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो घाटी में पर्याप्त प्रभाव रखती हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव के नतीजों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी पर बढ़त दी है, उससे ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ तगड़ी चुनौती देगा बल्कि कहीं ना कहीं उसका पलड़ा मुझे भारी प्रतीत होता है। और राहुल गांधी ने वहां जाकर जो कंप्लीट स्टेटहुड की बात कही है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है, वो बात जो है घाटी और जम्मू दोनों के लिए मायने रखती है। और ये बड़ी बात यह है कि धारा 370 के विलोपन के 5 साल के बाद ये चुनाव पहली बार हो रहे हैं और इन चुनावों को एक तरह से वहां पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाएगा और ये माना जाएगा कि वहां का अवाम धारा 370 विलोपित करने के पक्ष में है या विपक्ष में है। धारा 370 की हम लोग बात करते हैं तो उसका श्रेय पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेती है, लेकिन आप गौर करें कि किसी भी तरह के इस तरह के जो समझौते या इस तरह के प्रावधान या इस तरह के अनुच्छेद होते हैं वो ऐतिहासिक घटनाक्रम की परिणति हुआ करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नहीं बल्कि अनेक बार कहा था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है और जब वो ऐसा कहते थे तो निश्चित ही उनके दिमाग में ये ख्याल रहता था कि 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल के बाद इस धारा को हटाया जाएगा। तो इसका श्रेय पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेना और उसके आधार पर कांग्रेस की सरकार पर तरह तरह के लांछन या आक्षेप लगाना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अब हम अगर चुनावी परिदृश्य पे आए तो जम्मू और घाटी दोनों का मिजाज मोटे तौर पर अलग अलग नजर आता है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पसारे हैं, लेकिन घाटी अभी भी उसकी दुखती रह गई और कोई ताज्जुब नहीं कि घाटी में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगूर खट्टे रहे। जहां तक जम्मू की बात है तो जम्मू के मन में भी आशंकाएं घाटी से कम नहीं है। घाटी का दुर्भाग्य यह है कि घाटी के मन की बात कभी भी दिल्ली ने सुनी नहीं। जम्मू और कश्मीर को तो जवाहर टनल जोड़ती है, लेकिन घाटी को और दिल्ली को जोड़ने वाली कोई टनल आज की तारीख में हमारे पास नहीं है कि दोनों के बीच संवाद हो। महबूबा मुफ्ती ने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपनी हेकड़ी छोड़कर संवाद और लगाव और पारस्परिक सम्मान का रिश्ता बहाल करना चाहिए। अश्विनी जी को पता होगा कि पीओके की 25 सीटें रिक्त रखी जाती हैं विधानसभा में, रखी जाती रही। इन 25 सीटों पर निर्वाचन की दिशा में क्या केंद्र सरकार ने किसी तरह की कोई भी पहल की है, ये सवाल केंद्र की बीजेपी सरकार से पूछा जाना चाहिए। और यदि नहीं की है और आप पीओके को भारत का अविभाज्य अंग मानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा में, आपके निर्णय में, आपके फैसले में खोट है। खड़गे ने बढ़िया बात कही आज श्रीनगर में कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें जिता दिया तो हम पूरा देश जीत जाएंगे। वही राहुल गांधी ने कहा मोहब्बत की दुकान और नफरत की बात कही उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते ही इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आपने देश में अनेक उदाहरण देखे होंगे जहां पर केंद्र शासित राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। इवन पांडिचेरी या पुदुचेरी से भी ये मांग उठ रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण राज्य के दर्जे से केंद्र शासित राज्य की पांत में खड़ा हो गया है और लद्दाख को भी उससे अलग कर दिया गया है। और वहां पर जो सोनम वांगचुक हैं, जो कि जन प्रतिनिधित्व के तौर पे जिनको बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त है, और उनके कहे पर, उनके किए पर
पूरा विश्व गौर करता है, उसे आज तक केंद्र ने किसी तरह के संवाद की पहल नहीं की है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को अगर परिप्रेक्ष्य में आप रखें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो जटिल परिदृश्य है वो सामने आता है। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मुझे लगता है कि उससे घाटी में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के मुकाबले इस गठबंधन को बढ़त हासिल हुई है। और जम्मू में अगर कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक हासिल कर लेती है तो जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव में जो कि 21 सितंबर को होंगे। और एक बात और है कि कांग्रेस की तैयारियां, मुझे लगता है कि इस बार बहुत संजीदगी से कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। उसने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वानी को हटाकर तारिक कर्रा को बनाया है। कर्रा वही है जिन्होंने 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले लोकसभा का चुनाव जीता था और उस चुनाव में उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जैसे दिग्गज को हराया था। और हाल में जो उनके बयान आए हैं उससे लगता था कि गठबंधन के लिए कांग्रेस बहुत ईमानदारी से कोशिश कर रही है। उसी का ये नतीजा है कि आज फारूक अब्दुल्ला, जो कि अब 87 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से वो चुनाव लड़ेंगे। और मुझे आज के तारीख में जो समीकरण बन रहे हैं उससे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त हासिल है। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें पीडीपी भी आ जाती है तो मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव के नतीजे क्या होंगे इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि इंजीनियर राशिद की पार्टी भी इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएगी सेना के तौर पर। और सत्ता के समीकरण जो बनेंगे उसमें हम उनकी पार्टी की अवज्ञा या अवहेलना या उसको हम खारिज नहीं कर सकते। संजीव अश्विनी जी उस पे करता, बिल्कुल बिल्कुल। मैं राजेश भाई के पास आऊंगा, उसके पहले एक मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक थोड़ी दिलचस्प चर्चा है उसमें। राहुल गांधी का एक और खून के रिश्ते वाला जो बयान है, राजेश भाई उसको सुनिएगा, फिर मैं आपके पास आपका। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है जो आपको सहना पड़ता है। जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। ये राहुल गांधी थे, हरीश भी आपने सुना, और बहुत संजीदगी के साथ में वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं आगे। और एक जो अभी सुधीर जी ने बात की कि जवाहर टनल तो बन गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने वाली टनल कोई नहीं, और बीजेपी पे बार बार ब्लेम्स होते हैं कि दिखावा ज्यादा होता है। तो इन सारे संदर्भों में जो उसकी मेहनत की, अभी अश्विनी जी ने भी काफी सारी बातें बताई कि बहुत मेहनत की, क्या आप देख पा रहे हैं, क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं, और जो राहुल गांधी का जो प्ले अप है, इन सब पर भी आपकी टिप्पणी। राजेश। धन्यवाद संजीव। देखिए, अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ है, तो आगाज है, अंजाम खुदा जाने। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो अभी आपने एक वीडियो दिखाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी पार्टी के दो इन वरिष्ठ नेताओं से बड़ा तो और पार्टी में कोई नहीं है। ये दो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 दिन जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। तो 2 दिन अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी दे रही है, और इधर आप देखिए कि लगातार बैठकें हो रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है। जो पिछली बैठक हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला था। तो हम ये मान सकते हैं कि हर बार जो हम चुनाव में ये कहा करते थे, देखा करते थे, सुना करते थे कि बीजेपी का जो आईटी सेल और प्रचार तंत्र है वो कांग्रेस से बहुत आगे है। लेकिन जो शुरुआत में जम्मू कश्मीर में जो शुरुआत हुई है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने बाजी इसमें मारी है। और जी, अब चूंकि मैं सोच तो रहा था कि कुछ और कश्मीर की बात से शुरुआत करूंगा, लेकिन चूंकि आपने राहुल गांधी का से सवाल किया और राहुल गांधी का वीडियो दिखाया, अगर नहीं बोलिए ना प्लीज, छोटा सा तो नहीं, मैं पहले अब राहुल पर ही बात करते हैं। जी, राहुल ठीक कह रहे हैं। राहुल के परिवार का वहां से रिश्ता है। राहुल के पूर्वज जो हैं वो कश्मीर से ही दिल्ली आके बसे थे। जी, जी। तो वो जो नहर के कश्मीर में नहर के किनारे रहते थे, इसलिए उनका सरनेम नेहरू पड़ा था। तो कहानी तो यही है। तो राहुल गांधी अगर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ये कहते हुए जाते हैं कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। क्या बात? तो बात तो ये है। अब सवाल ये है कि अब हम आते हैं कि शुरुआत अच्छी हो गई, आगाज अच्छा हो गया। दरअसल सुदीप भाई ने जो बात है, 10 साल के बाद चुनाव हो गए हैं घाटी में, और 10 साल पहले के जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो आज हम उनको विश्लेषण का अपने आधार नहीं बना सकते। लेकिन गंगा में पानी बहुत बह गया है, मगर ये नहीं कहूंगा कि उन आंकड़ों की हम उपेक्षा भी कर सकते हैं। तो 10 साल पहले के जो आंकड़े थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 25 सीटें, अगर गलत हो तो अश्विनी भाई करेक्ट करेंगे, 25 सीटें जीती थी उसने जी। और करीब करीब 23% वोट उसको मिले थे। और उसकी जो बाद में जाकर के दोनों ने सरकार चलाई वहां पीडीपी, वो भी लगभग 23% से थोड़ा सा कम वोट थे और उनके 28 वोट सीटें थी। तो इन दोनों पार्टियों ने सरकार बनाई। अब ये दोनों पार्टियों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर बड़ी साम्यता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वो अपेक्षाकृत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कंजर्वेटिव मानी जाती है, कट्टरपंथी मानी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये छवि नहीं है जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की। तो दोनों पार्टियों ने, लेकिन देखिए जो आमने सामने मिलकर चुनाव लड़ा, वो चुनाव के बाद सरकार बना ली। और सरकार जब बना ली तो कैसी चली हम सब गवाह हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले मोदी जी जब आए थे तो उसके 2 कारण थे। वास्तव में लोग परिवर्तन चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से केंद्र में, और यह था कि मोदी एक नया चेहरा था। देख लो भाई, तो 25 सीटें आई तो भारतीय जनता, यकीनन उसमें जम्मू का जो इलाका था वो बड़ा परसेंटेज था उसमें उनके वोट का, तो वो जो आए। लेकिन आने के बाद उन्होंने किया क्या? 25 सीटों के ढेर पर वो 2014 में बैठे थे, 22% वोटों पर करीब करीब बीजेपी बैठी थी, 23 के आसपास पीडीपी बैठी थी, और 21 या 22 के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और 18% के आसपास कांग्रेस थी, अगर मुझे ठीक याद है तो हाँ, सीटें जरूर कांग्रेस की 12 पहले 18 थी जो 12 रह गई थी। अब जब 25 सीटों से शुरुआत होती है, लेकिन 10 वर्षों में मैं देखता ये हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लगातार झटके पर झटके दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात राहुल ने कही है कि देखिए, केंद्र शासित राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया गया है अभी तक, बिल्कुल, लेकिन पूर्ण राज्य को विखंडित करके उसको केंद्र शासित बना दिया गया हो, ये अपने आप में एक अटपटा और एक समझ से परे एक बात है। और फिर दूसरा, न केवल केंद्र शासित बनाया बल्कि उसको आधा काट दिया। लद्दाख को आपने केंद्र शासित अलग और बना दिया,
यानी एक पूर्ण प्रदेश के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ना ये वो खुश हैं ना ये खुश हैं, तो ये 2 चीजें छीन ली आपने। 2014 में अगर मुझे ठीक याद है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती थी। अब जो चुनाव बाद में विधान परिषद भी छीन ली गई, खत्म कर दी गई। आप ये देखिए कि अनुच्छेद, इसके बाद क्या छीना गया, अनुच्छेद 370 की बात आई। ठीक है, अनुच्छेद 370 कोई बहुत उसमें जो प्रावधान थे जब लागू हुआ था तब से ज्यादातर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में उसके बहुत सारे प्रावधान छूटते गए। तो ना कि एक केवल भावनात्मक मुद्दा था, आपने भावनात्मक मुद्दा भी छीन लिया। अब मैं बता दूं कि जब वो प्रावधान लागू हुए थे तब जब उस समय भारत का जम्मू कश्मीर का अपना झंडा चलता था, अपना उनका अपना वो भाई उनका सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानते थे, चुनाव आयोग को वो नहीं मानते थे। विधान उनका अपना था जी, विधान उनका अपना था। हाँ, विधान उनका अपना था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो मेरे कहने का, और वहां और भी अनेक सारी योजनाओं में अन्य प्रदेश या केंद्र सरकार उनको हिस्सेदारी नहीं कर सकती थी। लेकिन ये धीरे धीरे जब देश में एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जो साझी संस्कृति होती है, और उस साझी संस्कृति के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी साथ रहना सीखा, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे अब एक आपने बताया, अभी अश्विनी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि उसको जो छीनने वाली बात है, अब 200 साल से दरबार जम्मू आ रहा था, 200 साल से दरबार जम्मू आ रहा था, तो इसका अर्थ यह था कि जो मिली जुली संस्कृति थी जम्मू कश्मीर की, उसका एक रिप्रेजेंटेशन था। और केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कुछ समय के लिए जम्मू के स्थानीय स्तर पर समस्याएं उभर के सामने आती थी, वहां के लोगों की नुमाइंदगी होती थी, जो सारा वहां अमला जाता था तो वहां के लोगों की आर्थिक सेहत बेहतर होती थी, पैसा मिलता था, 4 पैसे मिलते थे। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप लगातार 25 सीटों से आपने शुरुआत की, 19 में आपने चुनाव कराए नहीं, छीनने का सिलसिला आपने जारी रखा, और दिया क्या अब बदले में? ये तो उन्होंने छीन लिया, बदले में दिया उन्होंने वो कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी है आज जी। अश्विनी भाई कंफर्म करेंगे, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है कि ग्रेजुएट और पढ़ा लिखा नौजवान एक दरवाजे के दरबान की नौकरी करने के लिए तैयार है। यूं तो सारे देश की हालत ऐसी ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जबरदस्त। चूंकि आतंकवाद अगर एकदम बंद हो जाता, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि आएंगे तो एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, उससे ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हुआ था कि भाई अब आतंकवाद घाटी में बंद हो जाएगा, और बंद हो जाता तो पर्यटन भी बढ़ता। अब अभी आए दिन कभी कैप्टन हमारा शहीद होता है, कभी हमारा कोई मेजर शहीद होता है, कभी कोई कर्नल शहीद होता है। माफी चाहता फ्लो तोड़ता तो जम्मू भी लाल हो गया है, जम्मू में घटनाएं हुई जहां सबसे, मैं वही तो कह रहा हूं। अब जब आतंकवाद हो तो पर्यटन कैसे बढ़े, उद्योग कैसे बढ़े, रोजगार कैसे बढ़े, पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसे बढ़े, ये सारी जो चीजें होती हैं वो मुझे लगता है कि छीना बीजेपी सरकार ने, और जो दिया बदले में तोहफे पे बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन का तो आलम है। अब क्या बताऊं मैं, समय चूंकि कम है, मैं अपनी बात बहुत लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस समय जो स्थितियां हैं वो मतदाता जो है जम्मू कश्मीर का, अगर मैं ठीक पढ़ पा रहा हूं, मैं गया हूं वहां, कई यात्राएं मेरी हुई हैं, कवरेज मैंने किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वहां का जो मतदाता ये देख रहा है, क्योंकि दुखी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो औसत मतदाता मुक्ति चाहता है, और मुक्ति चाहता है तो वो ये देखता है कि पीडीपी तो पहले सरकार बना चुकी है बीजेपी के साथ मिलके, और उसका खामियाजा पीडीपी को पिछले चुनाव में हुआ। अश्विनी भाई, 0 ही था ना उनका आंकड़ा,
उनका कोई सांसद जीता नहीं। तो पीडीपी के साथ जो पार्टी सत्ता में आ रही है, या तो सबसे ज्यादा घाटा मुझे लगता है इस बार नीचे से चलते हैं पीडीपी को हो रहा है। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पर, नुकसान पीडीपी को होना है, नुकसान बीजेपी को होना है 25 का ढेर, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर से छीना है। तो जिसको आप लूटते हैं, छीनते हैं, जिसको काटते हैं, वो ऐसा नहीं करता, वो उसको मतदाता भरोसा नहीं देता। दूसरी तरफ मतदाता ये सोच रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी को कोई मुकाबला बनता है तो वो उसके अपने राज्य के पूर्वज जहां से गए थे, जिसका पूर्व अध्यक्ष रह चुका है वो कांग्रेस हो सकती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपने आप में जम्मू कश्मीर का नेहरू परिवार की तरह ही है, नेहरू गांधी परिवार की तरह उस परिवार की प्रतिष्ठा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वजहों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, अगर दोनों का वोट प्रतिशत संयुक्त हो गया तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और पीडीपी के लिए तो झटका बारामूला वाला आप लोगों ने भी जो रशीद की चर्चा की, इंजीनियर की, वही झटका दे रहा है। क्योंकि दो कट्टरपंथियों में से जो ज्यादा कट्टरपंथी नजर आएगा वो इंजीनियर रशीद है या उसके लोग हैं। तो पीडीपी तो इस समय मुझे तो आउट लग रही है। मैं नहीं जानता, अभी हम लोग भविष्यवक्ता नहीं है, आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए 25 सीटें बचाना चुनौती है, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 25 सीटों का फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल 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 25 सीटों का फायदा हो सकता है। अश्विन सर, ये जो स्टेटहुड वाला मुद्दा है, ये कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है, एक चीज। और दूसरा, सीटों के अलायंस की यदि हम बात करें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में हुआ है, तो कांग्रेस शायद कुछ ज्यादा कुछ हिस्सा चाहेगी। कैसे क्या देख पा रहे हैं दोनों पे आपकी छोटी छोटी टिप्पणी? अनम्यूट करना होगा सर, अनम्यूट करना होगा। संजय जी, आपने सही बोला कि सरकार किसकी बनेगी, अलायंस कहां तक सक्सेसफुल होगा। मैं आपको रिसेंट डाटा पर बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में 34 सीट्स पर बढ़त ली है असेंबली की, कांग्रेस ने 7 पर ली है और पीडीपी ने 5 पर ली है। यानी कि टोटल सीटें जो है ये 46 सीटें बन रही है। इसीलिए कांग्रेस इंटरेस्टेड है कि क्योंकि जिसको भी सरकार बनानी है 90 में से उसको 45 सीटें लेनी जरूरी है। तो जिसके पास 46 है तो सरकार उनकी बन गई है। इसका मतलब जो है बीजेपी आउट हो जाएगी अगर इस डाटा को देखा जाए पार्लियामेंट की सीटों पर। तो इसीलिए राहुल गांधी और खड़गड़े जम्मू कश्मीर आए थे 2 दिन की वहां पर अपने विजिट में। वो चाहते हैं, उन्होंने ये डाटा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी बताया है कि अगर हम रिसेंट डाटा पर ही जाते हैं तो सरकार हमारी तीनों की मिलके बनेगी, और तीनों के जो आइडियाज हैं और व्यूज हैं वो मिलते हैं, और कश्मीर के लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट करते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो पहले भी थे, उनके 2 चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने बनाए, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बनाए। तो जहां तक जो बीजेपी का जितना भी गेन होता है या होता है, जहां तक मुझे कश्मीर घाटी में जो 47 सीट्स हैं वहां पर बीजेपी को कोई खास गेन होने वाला नहीं है। चाहे आपने देखा होगा कि कुछ सालों से रेगुलर वहां पर लोग तिरंगा झंडा लेके जा रहे हैं, वो जहां पर जुलूस निकल रहे हैं, सब कुछ एक्टिविटी हो रही है, बट दिली तौर पर वो बीजेपी के साथ नहीं है, जो हमें अपना एक्सपीरियंस है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था और अनडिस्प्यूटेड लीडर थे शेख अब्दुल्ला, और जैसे उसको गिरफ्तार किया तो लोगों को लगता था कि उसकी गिरफ्तारी के बाद काफी वायलेंस होगा और सब कुछ होगा। तो एकदम वहां पर सरकार जो है उन्होंने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया और उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद आए। तो पूरी की पूरी पार्टी जो मर्ज हो गई और बख्शी गुलाम मोहम्मद के साथ गई। तो शेख अब्दुल्ला ने, किसी ने पूछा कि शेख अब्दुल्ला को भी ये लोग तेरे साथ है कि उसके साथ है? उन्होंने कहा वो कश्मीर के लोग कोई पता नहीं है किसके साथ है, इसलिए चलने दो, कभी मेरे साथ है कभी बख्शी गुलाम मोहम्मद के साथ है। इसीलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बीजेपी की तरफ से है,
बीजेपी के नेता रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, और उनका पॉलिटिकल कैरियर सारा उसी के ऊपर है कि कैसे हैंडल कर रहे हैं, अच्छा हैंडल कर रहे हैं। बट जो ब्यूरोक्रेसी ने जो लोगों को मारा है वहां पर, उसका इफेक्ट जो है वो बीजेपी पर जा रहा है। क्योंकि इस वक्त चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक्सप्लॉइट करेंगे कि बीजेपी कह रही थी कि जम्मू कश्मीर जो है देश का ताज है, मुकुट है, आपने देखा होगा। अब ये कह रहे हैं इस वक्त कि इस मुकुट को ही तोड़ने वाला कौन है? बीजेपी के लोग हैं। और जो स्टेट बनी हुई थी, सबसे बड़ी स्टेट थी जो पहले 47 से पहले की, जो सबसे बड़ी अगर देखा जाए सबसे बड़ी स्टेट ये थी, उसको कुछ तो चाइना वाले ले गए और कुछ ले गए पाकिस्तान वाले, कुछ हमारे पास आ गया। अब जो बचा खुचा था उसके भी 2 टुकड़े कर दिए और वो लद्दाख में चले गए। लद्दाख के लोग भी खुश नहीं है कि उनको कुछ मिला ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही पार्लियामेंट सीट है और उनको वहां पर वो भी असेंबली मांग रहे हैं कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाए। जहां तक स्टेटहुड का जो बात चल रही है कि स्टेटहुड दिया जाए, वो अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया है और गवर्नमेंट का भी कमिटमेंट है कि वो बिल पास करके उसको दे दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में। बट हाल फिर वही रहेगा, दिल्ली वाला हाल रहेगा, क्योंकि जितने भी अभी एक्ट जो अभी इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं पिछले 15 दिन में, सारी पावर्स, पुलिस, रेवेन्यू, बाकी जितनी पावर्स हैं वो सेंटर के पास रहेंगी। इवन की एसपी को ट्रांसफर भी करना होगा, वो जम्मू कश्मीर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। रेवेन्यू के जितने भी पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, जमीनें ट्रांसफर होगी, आगे पीछे होगा, वो भी केंद्र के पास होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना कुछ नहीं चलेगा। तो लड़ाई आने वाले दिनों में वही लड़ाई लगेगी जैसे केजरीवाल और केंद्र सरकार की लड़ाई लगी हुई है। वो जम्मू कश्मीर में अगर स्टेटहुड बिल भी जाता है तो वहां भी वही होगा। अब पहले क्या होता था पॉलिटिशियन को कि अगर असेंबली में जीते नहीं या सीट नहीं मिली, चलो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बन जाएंगे। वो जो है वो भी इन्होंने तोड़ दी। अब वो भी लोगों को काफी दुख है कि इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी प्रिंसिपल स्टेट, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो शायद इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन में जाएगा। और मुझे लगता है कि पीडीपी, बीजेपी और पीडीपी, एनसी और कांग्रेस उसको काफी एक्सप्लॉइट करेगी कि ये सारी चीजें जो है, अगर जम्मू का बिजनेस डाउन हुआ है तो कौन करने वाला है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो कांग्रेस सरकार तो थी नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार ही थी। वो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ी है। अगर सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे बने हुए हैं, जम्मू की मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ, जम्मू सिटी की, तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस तो नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी है। तो डेफिनेटली उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो सरकार को झेलना पड़ रहा है। और दूसरा जो है कि जितने भी पुराने एक्स मिनिस्टर है, बीजेपी के एक्स एमएलए हैं, मुझे लगता है उनमें से 5-7 लोगों के बिना, उनको छोड़कर बाकी सारे नए चेहरे आने वाले हैं। उससे जो है नए जब चेहरे आएंगे, वो कुछ उसमें से पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें से कुछ बिजनेसमैन भी है, कुछ संघ के लोग भी हैं। तो जो बेसिक जो पॉलिटिशियन था बीजेपी का, वो भी बड़ा खफा हो रहा है कि उसको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। वो तो पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या खबर है कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो है वो बड़ी एक चर्चा चल रही है। और वादी कश्मीर में 47 सीट के लिए अगर बीजेपी कुछ गेन करेगी, वो करेगी सपोर्ट करेगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, चाहे वो इंजीनियर रशीद के साथ मिलकर बातचीत करे या जो है पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ वो बात करे। सजाद लोन की है, उसकी भी 2 सीटें वहां पर उन्होंने बढ़त ली है बारामूला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। जहां तक अल्ताफ बुखारी को खड़ा किया सरकार ने, जो कि उसकी अपनी पार्टी थी, उनके तो सारी जमानतें जब्त हो गई है, वो भी कुछ कर नहीं पाए। अपने आप वो अल्ताफ बुखारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद के और महबूबा के काफी क्लोज थे, उसी को पार्टी को तोड़कर वो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। वो कितना इम्पैक्ट करते हैं वो तो दिल्ली के साथ ही चलेंगे। बट अगर बीजेपी 35 सीटें कश्मीर से जम्मू से लेती है, तो फिर भी उनको 10-15 सीटें जो है कश्मीर से लानी पड़ेगी, चाहे वो इंडिपेंडेंट की हेल्प ले, चाहे इंजीनियर रशीद की हेल्प लेते हैं या और किसी की लेते हैं।
ये चीजें जो आने वाले दिनों में ये काफी इम्पैक्ट करेगी इसके ऊपर। जी बिल्कुल 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 इम्पैक्ट करेगी। सुधीर साहब, जो बात कही है अश्विन जी ने, मुझे लगता है कि वहां जो स्थितियां बनेंगी वो जैसे दिल्ली की किसी जो स्थिति बननी है, तो क्या ये जनता तो जान रही होगी, जनता जान रही, लेकिन कुल मिला के क्या, तो फिर इसमें फायदा किसको दिखता है आपको? बहुत छोटी सी टिप्पणी, राजेश जी की टिप्पणी दूंगा, समय मेरे पास कम। देखिए, जैसा भी राजेश जी ने कहा है, नेहरू परिवार के अतीत का उल्लेख किया, तो सम्राट फर्रुखसियर के जमाने में नेहरू परिवार के पुरखे दिल्ली आए थे और नहर के किनारे बस्ती के कारण नेहरू कहलाए। और अश्विनी जी ने अभी वहां का जिस तरह से वहां की मैदानी हकीकत और जमीनी यथार्थ उसके बारे में कहा। और एक बात जिसका उल्लेख नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के डर का ही ये नतीजा था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में तीनों में से किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ये उसकी आशंका, उसका डर था, और उसे डर था कि उसकी मुट्ठी खुल जाएगी और वो चुनाव भी नहीं कराती अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं होता तो। जहां तक धारा 370 की बात है, उसको लेकर जो दावा किया गया था कि औद्योगिकरण हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये 4 बड़े मुद्दे थे। आज स्थिति यह है कि आतंकवाद इस वक्त जम्मू में अधिक है, घाटी में कम है। रोजगार की जहां तक बात है तो 370 के विलोपन के बाद ये डर जम्मू वालों को भी है कि उनके जंगल और उनकी जमीन और उनकी नौकरियों पर अब बाहरी लोगों का दखल बढ़ जाएगा। बाहरी लोग न सिर्फ वहां के जमीन ले सकते हैं, वहां पर वहां रोजगार ले सकते हैं, बल्कि वहां उनको वोट देने का अधिकार सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों को मिल गया है। तो एक जो जम्मू कश्मीर का अपना एक वैशिष्ट, अपनी एक खूबी, अपनी एक पहचान, अपनी एक अस्मिता थी, वो कहीं ना कहीं खंडित हुई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली आशंका अश्विनी जी ने बताई, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की रीति नीति और उनके ढर्रे से क्या द्वंद्व पैदा हो गया है और वो नया नया बवाल खड़ा हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को जेलों में जाना पड़ा है। तो अगर घाटी में इस तरह की घटनाएं आगे चल के घटती हैं, और ये मान के चलिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटी में अंगूर खट्टे रहेंगे और जम्मू में भी अब वो सैचुरेशन पॉइंट तक पिछले चुनाव में पहुंच चुकी है। 10 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको घाटा उठाना पड़ेगा। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और लद्दाख को जिस तरह से उन्होंने अलग किया है, जिस तरह से केंद्र शासित राज्य बनाया है, दिल्ली को तो भीगी बिल्लियां पसंद है जो म्याऊं भी ना करें। तो मुझे लगता है कि घाटी इतना आसान वहां की माइंडसेट नहीं है कि जो इन चीजों से काबू में आ जाएगा। संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइटर, आप आखिरी टिप्पणी आप सुकून से कर लीजिएगा। मैं तो इसमें खास ये कि क्या राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखते? नहीं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, जितना उनको जिस तरीके से भले ही जनता का प्यार है, स्नेह मिल रहा है, या जो वो अग्रेसिव है, और इधर ये लोग जो बैकफुट पर दिखते हैं, इन सब पर आपकी टिप्पणी राजेश। देखिए, जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, मैं आप अगर मान लीजिए अखाड़े में 2 पहलवान होते हैं तो कोई पहलवान हारने के लिए तो नहीं उतरता। बिल्कुल। और खासतौर पर जब ये देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप जो प्रतिपक्ष, चुनाव से पहले जो विपक्ष की स्थिति थी, उस चुनाव के बाद जो विपक्ष की स्थिति है, उसने जो ऑक्सीजन कांग्रेस और उनके सहयोगियों को, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को दी है, उस ऑक्सीजन का नतीजा है कि आज भारतीय लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष लगभग बराबरी पर हैं। और बराबरी पर होने का अर्थ यह है कि अब प्रतिपक्ष आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी की तरह वैसे ही सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री से। दूसरी चीज एक और भी हमने बताया कि पहले जैसे घाटी और जम्मू, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों 2 ध्रुवों पर खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में समानताएं भी रही हैं। ये मैं शायद अश्विनी जी सहमत होंगे कि ये पहला मौका है कि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और जम्मू के सांसदों और मंत्रियों से वहां की आवाम खफा है, नाराज है। तो जो एक नकारात्मक वोट है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को एक कठिन और मुश्किल परिस्थितियों में डालता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वहां जो एंटी इनकम्बेंसी की बात तो अश्विन जी भी कही कि बनी हुई है, और वो साथ साथ जो उनके प्रति नाराजगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मसले और केंद्र की सरकार को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज ही हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ज्यादा संकट बनी है वनस्पत दीगर दलों के लिए। एक बहुत अच्छी चर्चा के लिए अश्विन कुमार सर आपका
सुधीर सर और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थी हमारी आज की चर्चा जो आपने सुनी, और मेरा अनुरोध यही होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।